Hello student, this is chapter 2, Nationalism in Europe and Russian Revolution. We will discuss here another topic of this chapter, industrial society and social changes. These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railways expanded and the इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सोसाइटीज़ में यूरोपियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया या सोशल चेंजेस हुए. जो ये बदलाव आया वो एक नए समय की शुरुआत थी और इस समय में सोशल और इकोनॉमिक बदलाव जो थे, सामाजिक और आर्थिक दोनों ही बदलाव आए, जिससे हम कह सकते हैं कि सामाजिक बदलाव कैसे आए कि एक नए नए शहरों का निर्माण हुआ, कुछ नए इंडस्ट्रियल शहर बसे, रीजन्स डेवलप हुए, रेलवे का विकास हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो काफ़ी बड़े एरिया में एक्सपेंडेड या विस्तृत हो चुका था. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड टू फैक्ट्रीज. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी उससे न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी फैक्ट्रीज तक पहुंच चुके थे. वर्क आवर्स वर ऑफन long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रीज से जुड़ चुके थे, फैक्ट्रियों से जुड़ चुके थे. उनके यहाँ पर काम के घंटे लंबे लंबे होते थे, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक उन्हें काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी सैलरी जो थी वो काफ़ी कम थी. अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था चारों तरफ क्योंकि इंडस्ट्रीज कम थी और काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण और कई बार जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी, जो सामान फैक्ट्रीज में बनता था, उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती थी, जिसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ फैला हुआ था. हाउसिंग यानी कि उनके रहने सहने की और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि शहर जो है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे. लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज़. लिबरल और रेडिकल्स जो थे, उदारवादी या जो स्वतंत्रतावादी थे, वो इन टॉपिक्स पर इनके सॉल्यूशन करने के लिए बार बार इनको उठाते रहते थे. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. उस समय लगभग सभी फैक्ट्रीज जो थी उनके मालिक ज़्यादातर प्राइवेट लोग होते थे, यानी कुछ लोगों की ही थी इंडस्ट्रीज, वो गवर्नमेंट की नहीं थी या पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. कई बार जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो भी इन फैक्ट्रियों के मालिक हुआ करते थे. हैविंग मेड देयर wealth through trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. इन जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, इनमें जो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी व्यापारियों से या ओनर्स से, मालिकों से. वो सोचते थे कि अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे तो वर्क फोर्स जो है वो अच्छा हो पाएगा. स्वस्थ लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं. अगर किसी बीमार को अगर हम काम कराते हैं तो उसकी जो वर्क एनर्जी है वो कम हो जाती है, जबकि हेल्दी पर्सन जो है वो डबल वर्क कर सकता है, जिसके कारण उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान दिया. अपोज्ड टू प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट एंड लेबर एंड एंटरप्राइज. क्योंकि वो जो लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे वो राजाओं के जो राजशाही अधिकार थे, जन्म के आधार पर जो अधिकार मिले हुए थे, उनका विरोध कर रहे थे. इसलिए वो पर्टिकुलर हर व्यक्ति के अधिकारों का फेवर करते थे, इसलिए उनकी सोच जो है काफ़ी बदली हुई थी. इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज एंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज़ वुड डेवलप. उनका मानना था कि हर व्यक्ति को यदि अधिकार दिए जाएं और हर व्यक्ति को वो काम दिया जाए तो धीरे धीरे जो सोसाइटी है उसमें बदलाव आएगा और काफ़ी डेवलप सोसाइटी हो जाएगी, क्योंकि जो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा
तो लोगों की सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो सोच जाएगी, और इंडस्ट्रीज जो है वो फिर से बढ़ेंगी, उनको भी फ़ायदा होगा और सोसाइटी का भी विकास होगा. मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन वर हु wanted changes in the world rallied around liberals and radical groups and parties in the early 19th century. बहुत से पुरुष और स्त्रियां जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के जो ग्रुप थे उनमें शामिल थे या उनका फेवर करने वाले थे. इस तरह से कुछ पार्टियों का निर्माण हुआ. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सम नेशनलिस्ट liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. 1815 तक जो लिबरल्स नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी और रिवोल्यूशनरीज थे वो एक बदलाव लाना चाहते थे समाज में, यूरोप में. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स. फ्रांस, इटली और जर्मनी, रशिया में ये क्रांतिकारी एक बदलाव लाने की कोशिश कर चुके थे और मोनार्क जो थे उनको उखाड़ फेंका था उन्होंने. नेशनलिस्ट talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writings. जो लिबरल्स थे वो किसी भी तरीके से समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे और रेवोल्यूशनरी जो थे वो एक बदलाव लाने के लिए तैयार भी थे. और इस तरह प्रयास जो थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग लोगों ने किए. 1815 के बाद गिउसेप्पे मैजिनी जो कि एक राष्ट्रवादी थे उसने भी दूसरे लोगों की सहायता से लेते हुए इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया और बाद में जो राष्ट्रवादी थे उनके लिए एक सबक बन गया. भारत में भी राष्ट्रवाद के लिए इन्होंने प्रेरणा ली मैजिनी से. नेक्स्ट टॉपिक इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas and that attracted widespread attention. जो सोशलिज्म की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी, लेकिन उसके जो परिणाम थे, जो दूरगामी परिणाम थे, वो इन लोगों को, कुछ लोग उसका फेवर कर रहे थे, उनको वो ये समझ में आने लगे थे. मिड-19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म जो है वो एक जाना पहचाना जो विचारधारा बन चुकी थी और लोग जो हैं उसके काफ़ी फेवर में आ चुके थे, लोग उसको फेवर करने लगे थे. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब सोशलिज्म था क्या, समाजवाद क्या चीज़ थी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज. सोशलिस्ट जो थे, समाजवादी जो थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरुद्ध थे. वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी हो, फैक्ट्रीज जो हों, वो केवल किसी एक मालिक की हो. एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम. उस समय की जो भी समाज में बुराइयां फैली हुई थी उनकी जड़ जो थी वो इसी चीज़ को मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो किसी लिमिटेड हाथों में है, इसके कारण ही बाकी लोग गरीब बने हुए हैं. वाई? इसका क्या रीज़न था? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द properties were concerned only with the person gain and not with the welfare of those who made the property productive. उनका मानना था कि जो लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, वो जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करते, क्योंकि मालिक जो है वो पैसा लगा रहा है, लेकिन उसका ये भी फर्ज बनता है कि वो उसमें काम करने वाले लोगों को भी सहायता पहुंचाए, उनकी के वेलफेयर या उनकी भलाई के बारे में भी सोचे. क्योंकि वास्तव में इंडस्ट्री लगाने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, बल्कि उसमें काम करने वाले लोगों से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो जो मालिक पैसा कमा रहा है या प्रॉफिट गेन कर रहा है वो उन मजदूरों की वजह से है जिनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं. सो इफ द सोसाइटी एज अ होल rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. सोशलिस्ट मानते थे कि
जो फैक्ट्री एक मालिक की है उसमें उस मालिक के बजाय सारे मजदूरों की का उस पर अधिकार हो, तो वो मजदूर भी पूरी तरीके से उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और साथ साथ वो जो प्रॉफिट है वो किसी एक को ना मिलकर बाकी लोगों को भी मिलेगा, जिससे समाज में विकास होगा और सभी को बराबर अधिकार मिल पाएंगे। तो सोशलिस्ट जो थे इस बदलाव को चाहते थे और इसके लिए वो पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक कैंपेन चलाया था इसके लिए, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब ये कैसे संभव हो सकता था कि बिना किसी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी को उन्होंने समाज की प्रॉपर्टी माना, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं मानी, तो समाज का निर्माण कैसे हो पाएगा। अगर हमारे पास एक घर है तो वो हमारा कहलाता है, लेकिन अगर हम उसको कह दें कि ये तो समाज का है तो उसको हम अपना नहीं कह सकते। इट मीन्स वो एक समस्या क्रिएट हो सकती थी। तो इसका समाधान किस तरह से सोशलिस्ट ने किया। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। उन लोगों की नज़र में जो फ्यूचर था या आने वाला समय था उसमें क्या होने वाला था, वो अलग सोच थी उनकी। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। कुछ लोग कोऑपरेटिव्स के फेवर में थे, यानी कि जो समितियां बन जाती हैं, कुछ लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को उस किसी भी काम के लिए वो जिम्मेदार होता है, तो वो उसका मालिक भी वही है और मजदूर भी वही बन जाते हैं। तो वो एक कोऑपरेटिव है, यानी कि सभी के सहयोग से काम करने वाली समिति। रॉबर्ट ऑन लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community called New Harmony in इंडियाना USA। तो एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर था, यानी कि एक मालिक था फैक्ट्री का, वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए उसने प्रयास किया और उसने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यानी कि USA में। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. उनका मानना था कि लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ना बनाएं, बल्कि सरकार उनको कंट्रोल में रखे, ताकि जो सारी प्रॉपर्टी है वो देश की है और सरकार उसको देश के लिए यूज़ करे, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में वो यूज़ ना हो सके। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। और फ्रांस में लुइस ब्लैंक ने जो ये इस चीज़ को इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार का समर्थन किया कि सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए और उसकी जगह जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज बनी हुई है, मालिकों के वो बने हुए थे, जो फैक्ट्री मालिकों की जो ग्रुप बने हुए थे, उनको ख़त्म कर दे। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक पूरे ग्रुप की हो और उस ग्रुप में जिस हिसाब से जिसने काम किया है उसके हिसाब से उसको उतना ही प्रॉफिट मिल जाए। इस तरह से सोशलिस्ट जो थे एक नई सोसाइटी के निर्माण के बारे में सोच रहे थे। इसी श्रृंखला में हम एक और बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स की, फ्रेडरिक एंजल्स की। ये दोनों ही एक नई विचारधारा वाले लोग थे और सोशलिज्म को काफ़ी फेवर करने वाले थे। उन्होंने नए आइडियाज़ इसमें जोड़े। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल society was capitalist and capitalists owned the capital invested in the factories and the profit of capitalist was produced by workers। फ्रेडरिक और कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्शन करते हैं और वो उसका प्रॉफिट जो है वो उनको नहीं मिल पाता है। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उसका मानना था कि फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो प्रॉफिट गेन किया जाता है, जब तक इसको नहीं हटाया जाएगा, उस प्रॉफिट को बांटा नहीं जाएगा, तब तक वर्कर्स की कंडीशन सुधर नहीं सकती। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनका मानना था कि वर्कर्स को आंदोलन करना पड़ेगा और उन्हें इस कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को ख़त्म करके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स का मानना था कि वो कैपिटलिस्ट
जो है उनके जो पूंजीवादी हैं उनके शोषण से अपने आप को मुक्त कराएं और वर्कर्स हैड टू construct a radically socialist society where all property was socially controlled। ऐसी एक सोसाइटी का निर्माण करना वो चाहते थे जिसमें जो सारा कंट्रोल जो है सोशली यानी कि सामाजिक रूप से हो, यानी कि प्रॉपर्टी जो है किसी एक व्यक्ति की ना रहे। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये जो सोसाइटी होगी वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of future। उनका मानना था कि वर्कर्स जो है वो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके उसको चीज़ को उनसे बाहर निकल कर, जो उस दायरे से बाहर निकल कर एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जाए, जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो नेचुरल है। लोग जो था उन्होंने जो पॉइंट्स दिए या एग्जांपल दिए उन्होंने दिए कि स्टार्टिंग में मानव जो था वो ग्रुप में रहता था और सभी लोग इक्वली बिहेव करते थे, काम करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में पावर चली गई। उस चीज़ का एग्जांपल देते हुए उन्होंने नेचुरल इसको कहा है कि ये नेचुरल है और यही जो सिस्टम है वो आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ का निर्माण हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।